हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 हमारा चल रहा था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर 9 की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, उनको हम आपको आज की इस वीडियो में यहां पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं चैप्टर 9 की, तो चैप्टर 9 हमारा है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर के हमने सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग वो वीडियो देखे होंगे, और अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैप्टर 8 और 9 दोनों चैप्टर की एक साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखिए जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं, ये प्रतिबंधन एंजाइम कहां पाए जाते हैं? तो प्रतिबंधन एंजाइम आपको याद रखना है जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? जीवाणुओं के अंदर। प्रतिबंधन एंजाइम का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां पाए जाते हैं? तो हमेशा आपको याद रखना है बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, या आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जीवाणु। तो जीवाणु या बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में किया जाता है? तो जो देखिए जो इथिडियम ब्रोमाइड है, इसका जो उपयोग है केवल और केवल डीएनए के अभिरंजन में होता है। किसके अभिरंजन में होता है? इसका उपयोग जो है डीएनए के अभिरंजन में होता है। तो आपको राइट आंसर क्या लिखना है? डीएनए। तो डीएनए के अभिरंजन में यूज होता है किसका? इथिडियम ब्रोमाइड का अभिरंजन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इको R1 क्या है? तो इको R1 जो है एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। ये क्या होता है? ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। क्या होता है? ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। इको R1 जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। क्या होता है? इको R1 जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। और आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसका काम करते हैं? डीएनए के खंडों को आपस में काटने का काम करते हैं। चलिए तो इको R1 क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव प्रौद्योगिकी यानी जो बायोटेक्नोलॉजी हमारा विभाग है, डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1986 में। कब हुई थी? 1986 में, यानी 1986 में हुई थी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटी जीन युक्त जो फसल है इसका ट्रेड नाम क्या है? तो इसका ट्रेड नाम आपसे पूछा गया, तो ट्रेड नाम इसका क्या है? यील्ड गार्ड। क्या है? यील्ड गार्ड। तो जो बीटी जीन युक्त हमारी फसल है, इसका जो ट्रेड नाम है वो क्या है? यील्ड गार्ड। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। कहां से हमको प्राप्त होता है टीआई प्लाज्मिड? तो टीआई प्लाज्मिड आपको पता है एक विशेष प्रकार का प्लाज्मिड होता है, जो कि किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर संक्रमण के पश्चात ट्यूमर निर्माण को प्रेरित करता है। टीआई प्लाज्मिड जो है प्राप्त होता है, ये किसमें से प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ये एक प्रकार का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, क्योंकि प्लाज्मिड जो है स्पेशली बैक्टीरियाओं के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ये है हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इसी में से हम प्राप्त करते हैं किसको? टीआई प्लाज्मिड को। तो टीआई प्लाज्मिड जो है किसमें से प्राप्त किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये क्या होता है? एक जीवाणु होता है, यानी कि बैक्टीरिया होता है, और इसी बैक्टीरिया या जीवाणु से हम प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री पौधों में जीन स्थानांतरण हेतु उपयोग किया जाता है। तो किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर आप देखेंगे जीन का अगर स्थानांतरण करना है तो हम उसके लिए टीआई प्लाज्मिड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? टीआई प्लाज्मिड का। तो हम यूज करते हैं टीआई प्लाज्मिड। किसका यूज करते हैं हम? टीआई प्लाज्मिड का। इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से बना लेना है, टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड का हम यूज करते हैं किसके लिए? किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर जीन के स्थानांतरण हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पीसीआर में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो पीसीआर आप लोग जीन क्लोनिंग की एक विधि पढ़ी है, जिसमें हमने आपको पीसीआर पढ़ाया था। पीसीआर में किस एंजाइम का यूज किया जाता है? तो आपको याद रखना है पीसीआर में हम यूज करते हैं टेक पॉलीमरेज एंजाइम। किसका? टेक पॉलीमरेज एंजाइम का। टेक पॉलीमरेज एंजाइम का।
तो इसमें हम यूज करते हैं टेक पॉलीमरेज एंजाइम का। तो आपको लिखना है टेक पॉलीमरेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन है डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है। ऐसा कौन सा चीज है जो कि डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए लाइगेज। क्या हो जाएगा? डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि डीएनए के टूटे हुए खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले जंतु क्लोन का आपको नाम बताना है। सबसे पहले कौन सा जंतु क्लोन तैयार किया गया था? स्पेशली जंतुओं का पूछा गया है। तो सबसे पहले किस जंतु का क्लोन तैयार किया गया था? तो आपको याद रखना है भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था। और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डॉली। क्या नाम था उसका? उसका नाम था डॉली। और यह सबसे पहले जो है तैयार की गई जंतु क्लोन थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने की थी? मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी बेरनेर अरवर ने। किसने की थी? इनकी खोज की थी बेरनेर अरवर ने। वेरनेर, इसकी खोज की थी किसने? वेरनेर अरवर ने। वेरनेर अरवर ने। वेरनेर अरवर ने। तो वेरनेर अरवर ने सबसे पहले प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीसीआर का पूरा नाम लिखना है। पीसीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट तकनीक है जीन क्लोनिंग की या डीएनए के क्लोनिंग की। इसको आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये होता है पीसीआर का पूरा नाम। तो पीसीआर का पूरा नाम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो पीसीआर का पूरा नाम आपको तैयार कर लेना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पीसीआर में हमने आपको बताया कि किस एंजाइम का यूज किया जाता है, तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम। ये दोनों क्वेश्चन स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधारशिला किसने रखी थी? मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन की जो तकनीक है इसकी खोज किसने की थी? तो ये आप लोग चैप्टर 5 में भी पढ़ चुके हैं, ये तो आप लोगों से ऑलरेडी आता होगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक जेफरी ने। किसने रखी थी? एलेक जेफरी ने। तो ये आपको याद रखना है, एलेक जेफरी। इन्होंने ही सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधारशिला रखी थी। चलिए अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, वह जीन चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा हम किसी भी जीव में गड़बड़ी वाले जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। किसी भी जीव के अंदर अगर गड़बड़ी युक्त जीन है, गड़बड़ जीन है, तो उसकी जगह में हम उसको सही जीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं जीन थेरेपी। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जीन थेरेपी। क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? जीन थेरेपी के माध्यम से ही किसी भी जीव के अंदर अगर गड़बड़ जीन है तो उसके जगह में हम सही जीन को प्रवेश करा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण देना है। तो ट्रांसजेनिक पादपों के कई सारे एग्जाम्पल हैं। आप गोल्डन राइस भी लिख सकते हैं, आप बीटी कॉटन भी लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख लीजिए, हम लिखे देते हैं यहाँ पे बीटी कॉटन। क्या लिखे देते हैं हम? बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जो होती है यह जो है कपास की क्या है? एक कीट प्रतिरोधी किस्म। क्या है? बीटी कॉटन जो है यह कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं को नष्ट करने वाला जैव अणु जो मनुष्य में विषाणु प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। किसी भी विषाणुओं को नष्ट करने वाला जैव अणु, जैव अणु का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड कुछ भी हो सकता है। तो कोई ऐसे जैव अणु का नाम बताना है जो कि विषाणु के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। मतलब विषाणुओं का अगर संक्रमण होता है तो उससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमने पढ़ा है किसके बारे में? इंटरफेरॉन के बारे में। ये प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन एक प्रकार का जैव अणु ही होता है। तो प्रोटीन एक प्रकार का होता है इंटरफेरॉन, जो कि स्पेशली आप देखेंगे जैसे ही कोई वायरस संक्रमण करता है उसके प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, यानी प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है वायरस के प्रति। तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे इंटरफेरॉन। क्या लिखेंगे आप लोग? इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन जो होते हैं प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं या ऐसे जैव अणु होते हैं जो कि क्या करते हैं? विषाणुओं के प्रति प्रतिरोधकता को उत्पन्न करते हैं, यानी कि इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जीन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है? मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर जीन है तो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों के आप देखेंगे
दोनों के दोनों पक्ष का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे जीनोमिक्स। क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर आपको लिखना है जीनोमिक्स। क्या लिखना है, जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स के अंतर्गत ही हम किसी भी जीन की संरचना और क्रिया का अध्ययन करते हैं, यानी कि कार्यों का अध्ययन करते हैं। तो किसी भी जीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीनोमिक्स। ये आप लोग चैप्टर 5 में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी जीन की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मिड का आपको स्रोत बताना है। तो इसका स्रोत क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है। क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है। इसका आप देखेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये एक जीवाणु होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा ही आप देखेंगे टीआई प्लाज्मिड जो है उत्पन्न होता है। यानी टीआई प्लाज्मिड का स्रोत क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु भोजी द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। जीवाणु भोजी का मतलब होता है बैक्टीरियोफेज, जो कि एक प्रकार का वायरस होता है। तो जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का जब स्थानांतरण होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं अपन लोग। तो इसको आपको लिख लेना है ट्रांसडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको आपको लिख लेना है ट्रांसडक्शन। क्या लिखना है, ट्रांसडक्शन। चलिए हिंदी से भी आप ट्रांसडक्शन लिख सकते हैं। तो जीवाणु भोजी द्वारा अगर एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण होता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञात डीएनए संरक्षण किया जाता है। मतलब किसी भी डीएनए का संरक्षण कहां पे किया जाता है, उसको संरक्षित करके व्यवस्थित कहां पे रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन बैंक के अंदर। कहां रखा जाता है, जीन बैंक के अंदर। तो यह चीज आपको याद रखना है, जीन बैंक। जीन बैंक के अंदर कई अलग अलग प्रकार के वंचित गुणों वाले जीनों को और डीएनए खंडों को वहां पे रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एफईबी का पूरा नाम लिखना है आपको। एफईबी का पूरा नाम आपको यहां पे बताना है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो एफईबी का पूरा नाम क्या होता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका पूरा नाम क्या होता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये होता है एफईबी का पूरा नाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित इंसुलिन कौन सा है। तो मानव निर्मित इंसुलिन है ह्यूमुलिन। कौन सा है, मानव निर्मित जो इंसुलिन है वो है ह्यूमुलिन। कौन सा है, ह्यूमुलिन। ये सबसे पहला मानव निर्मित इंसुलिन है, ह्यूमुलिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना को हम कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीनोमिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव जीनोम परियोजना को हम कहते हैं जीनोमिकी। क्या बोलते हैं, जीनोमिकी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन कहलाता है। तो किसी भी डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन आप याद रखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उस पादप का नाम लिखना है आपको जिसके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम सर्वप्रथम पढ़ा गया था। मतलब सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जिस प्लांट के अंदर खोज हुई थी या जिस प्लांट के अंदर देखा गया था उस प्लांट का आपको नाम लिखना है। तो उस प्लांट का नाम क्या है, एरेबिडोप्सिस। क्या है, एरेबिडोप्सिस। एरेबिडोप्सिस। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम को हमने पढ़ा था। चलिए तो यहां पे हमने आपको 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं चैप्टर 9 के, यानी बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा चैप्टर था पहला, बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल और प्रोसेस वाला हमारा ये चैप्टर है, इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं ये हमने आपको
पूरे के पूरे मतलब क्लियर करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप केवल इन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से तैयार कर लेते हैं चैप्टर 9 से, तो डेफिनेट रूप से यही ऑब्जेक्टिव बार बार रिपीट होते हैं और इस बार भी यही ऑब्जेक्टिव आने की पूरी संभावना है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ आप लोग दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।